आज का हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका अर्थ और इसकी परिभाषा और इससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा। तो बात करते हैं इसकी अर्थ की, यानी मीनिंग क्या है। तो एकल स्वामित्व से अभिप्राय हमारा ऐसे व्यवसाय से है जिसके अंतर्गत जो व्यवसाय है एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उसका नियंत्रण भी अकेले के द्वारा किया जाता है और उसमें जो पूंजी लगाई जाती है वो भी अकेले व्यक्ति के द्वारा लगाई जाती है, निर्णय अकेले के द्वारा लिए जाते हैं और लाभ हानि जो भी है उस अकेले के द्वारा ही वहन किया जाता है। यानी कि सभी कार्य अकेले व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे पूंजी हो, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे फिर वो निर्णय हो, चाहे उसका प्रबंधन हो, सभी कार्य अकेले व्यक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसे यह है इसका अर्थ। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन, यानी कि एकल स्वामित्व की क्या परिभाषा है। तो एकल स्वामित्व से अभिप्राय ऐसे व्यवसाय से है जिसका मालिक, उसका प्रबंधन और उसका नियंत्रण और उसका जो लाभ हानि है उसको वहन एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। वही जो अर्थ में हमने पढ़ा था, यानी कि जिसके अंदर सभी कार्य, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे वो नियंत्रण हो, चाहे उसका मालिक हो, चाहे उसका लाभ हानि हो, जो सभी कार्य और निर्णय जब एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जिस व्यवसाय में, उसे एकल स्वामित्व कहते हैं। तो जो हमारा शब्द है प्रोप्राइटर्स, ये सोल प्रोप्राइटर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोल, सोल मीने ओनली, यानी कि केवल, और प्रोप्राइटर्स मीन्स ओनली, ओनर यानी कि मालिक। तो सोल प्रोप्राइटर से हमारा अभिप्राय है जहाँ केवल एक ही व्यक्ति यानी कि अकेला ही मालिक होता है, यानी एकल स्वामित्व। और जो लाभ है वो सारे के सारे इसी के द्वारा ही वहन किए मिलते हैं और हानि है तो वो भी इसी के द्वारा वहन की जाती हैं। और जो रिस्क है या नुकसान होगा तो वो भी इसके द्वारा ही वहन किया जाता है। और पूरा का पूरा नियंत्रण हो, चाहे प्रबंधन हो, वो इसके द्वारा ही किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं एकल स्वामित्व के, ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, जर्नल स्टोर, तो अन्य बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो एकल स्वामित्व के द्वारा किए जाते हैं या अकेले व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है वन मैन ओनरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व। इसके अंदर जो है एक ही व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो है व्यवसाय का स्वामी होता है। तो ये तो थी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है नो सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कि इसका पृथक अस्तित्व नहीं होता। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में तो मालिकों का और व्यवसाय का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। अलग अस्तित्व से अभिप्राय हमारा होता है, जैसे कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी अपने नाम से खरीद सकती है, बेच सकती है, ले सकती है, दे सकती है, अपने नाम से खाता खोलती है। तो उसी प्रकार से जो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इसका जो है अपना अस्तित्व नहीं होता, ये मालिक से ही जाना जाता है, मालिक से ही इसकी पहचान होती है। तो इसका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता व्यवसाय का। अब बात करते हैं तीसरा, नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो अकेला व्यक्ति है वही इसका मालिक है और वही इसका प्रबंधन करता है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। जैसे कंपनी के केस में मालिक अलग होते हैं और उसका जो प्रबंधन है वो मैनेजर्स के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला ही व्यक्ति है, वही मालिक है और वही उसका प्रबंधक है, प्रबंधन करता है। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, यानी कि असीमित दायित्व। तो इसके अंतर्गत जो भी इसके व्यवसाय को चलाने वाला है, इसका मालिक है, उसका जो दायित्व है वो असीमित होता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि व्यवसाय के अंदर नुकसान हो जाता है तो एकल स्वामित्व जो है, यानी कि जो इसका मालिक है व्यवसाय का, उसे अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी जो व्यवसाय का देनदारी है उसे उतारना होगा, यानी कि उसका भुगतान करना होगा। तो इसलिए जो इसका दायित्व है वो असीमित होता है। नेक्स्ट, जो लाभ हानि है, प्रॉफिट और लॉस है, वो सब मालिकों का ही है। जो अकेला मालिक है, एकल स्वामित्व है, एकल व्यक्ति है, तो जो भी लाभ होंगे
वो उसी को मिलेंगे और जो भी हानि होगी वो उसी के द्वारा वहन की जाती है। लेस फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जब एकल व्यवसाय शुरू किया जाता है तो शुरू करते समय बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं और ज़्यादा जल्दी से, ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ या कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि लेस फॉर्मेलिटीज़। उसके बाद है सोल मैनेजमेंट, यानी कि अकेला ही इसका प्रबंधन करेगा, चाहे वो कार्य हो नियंत्रण संबंधित हो, चाहे निर्णय संबंधित हो, सारा का सारा जो कार्यभार है इस अकेले ही व्यक्ति के ऊपर होता है और वो अकेला ही इसके सारे प्रबंधन हैं या जो भी निर्णय हैं इसके द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद है फ्री टू सेलेक्ट हिज बिजनेस, यानी कि जो एकल व्यक्ति एक व्यक्ति होता है उसको ये छूट होती है कि वो कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। मान लीजिए अगर उसका कोई व्यवसाय शुरू किया, नहीं चलता, तो वह उसको आसानी से दूसरा व्यवसाय शुरू कर सकता है, यानी कि उसको छूट है सिलेक्शन करने की, जब चाहे कोई एक बंद करके दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ कम है, आप आसानी से दूसरा व्यवसाय एक बंद करके दूसरा शुरू कर सकते हैं अगर आप एक में सक्षम नहीं हो पाए तो। उसके बाद है विलफुल कमेंसमेंट एंड क्लोजर, यानी कि इच्छानुसार शुरू और समाप्ति। तो एक ही व्यक्ति है तो इसी की इच्छा हो जब चाहे व्यवसाय को बंद कर सकता है और जब चाहे व्यवसाय को शुरू कर सकता है, क्योंकि इसे किसी से विचार विमर्श नहीं करना। साझेदारी होती है तो उसे अपने साझेदार के साथ विचार विमर्श करना होता है, कंपनी है तो उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में निर्णय लेने होते हैं, लेकिन यहाँ यह अकेला व्यक्ति है तो जब चाहे व्यवसाय को शुरू कर दे, जब चाहे व्यवसाय को बंद कर सकता है। उसके बाद है वन मैन कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण, पूरे के पूरे व्यवसाय पर जो नियंत्रण है, क्योंकि निर्णय इसी ने लेने हैं और इसी की जवाबदेही है, लाभ हानि की भी, तो जितना भी नियंत्रण है व्यवसाय पर इस अकेले के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है स्मॉल साइज, एकल स्वामित्व के अंतर्गत जो व्यवसाय शुरू किए जाते हैं या व्यवसाय किए जाते हैं वह स्मॉल साइज़ के होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अकेला व्यक्ति जो बड़े व्यवसायों को नहीं संभाल सकता, लेकिन सहायता के लिए और स्टाफ की भर्ती तो कर सकता है, लेकिन जो जवाबदेही है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो लाभ हानि का वहन है, वो इस अकेले के द्वारा ही किया जाता है। तो उसके बाद आते हैं इसके फायदे, लाभ क्या हैं एकल व्यापार के, एकल स्वामी जो बिजनेस है हमारा। तो पहला इसका फ़ायदा है इजी फॉर्मेशन, यानी कि स्थापना सरल। तो क्योंकि इसकी स्थापना बहुत सरल है, इसको शुरुआत करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटी बहुत कम होती है, कोई एक आध को छोड़कर तो लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बिना ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ किए अपने व्यवसाय को जल्दी से और आसानी से शुरू कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्थापना बहुत आसान है। दूसरा है क्विक डिसीज़न, यानी कि जो भी निर्णय लेने होते हैं मालिक को, तो अकेला ही मालिक है तो वही सब निर्णय लेता है, तो जो निर्णय लिए जाते हैं एकल स्वामित्व के द्वारा वह बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, क्योंकि उसने वो निर्णय है खुद ही लेने होते हैं, उसमें समय कम लगता है निर्णय लेने में, तो निर्णय जो है वो जल्दी हो जाता है। उसके बाद है हाई सीक्रेसी, क्योंकि सभी कार्य, सभी निर्णय, सभी प्रबंधन, सभी डिसीज़न इस अकेले के द्वारा ही किए जाते हैं, तो जो सीक्रेसी है तो वो बनी रहती है, क्योंकि वो अकेला है, सारी बातें उसी के मन में हैं, तो सीक्रेसी बनी रहेगी, तो किसी प्रकार की जो सीक्रेसी भंग होने का खतरा नहीं होता। इजी डिसोल्यूशन, यानी कि समापन, जब मैंने आपको फीचर्स में भी पढ़ा था तो इसके फ़ायदे भी हैं। जब चाहे आप अपने व्यवसाय को बंद कर सकते हैं, तो एक व्यवसाय में अगर आपका काम नहीं चलता या आप सक्षम नहीं हो पाते या सफल नहीं हो पाते, तो आप उसे बंद करके तो टेस्ट के तौर पर दूसरा व्यवसाय या दूसरा विचार जो आपके मन में है आप उस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो समापन है वो बहुत सरल है, आसानी से किसी व्यवसाय को बंद किया जा सकता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, यानी कि जो भी लाभ होते हैं इस एकल व्यक्ति यानी एकल स्वामित्व जो होता है उसी को ही प्राप्त होते हैं। तो इस जब किसी व्यक्ति को लाभ मिलते हैं तो उसको और ज़्यादा कार्य करने की प्रोत्साहन मिलता है, उसको मोटिवेशन फैक्टर होता है, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। तो एकल स्वामित्व जो है अकेले को ही लाभ मिलता है, इसलिए वो उसके लिए आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करता है, आगे और लाभ कमाने के लिए, जिससे इसको मोटिवेशन मिलता है ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से कार्य करे। वन मैन कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण जो है
वो भी अकेले का है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जो भी निर्णय है वो अकेले ने लेने हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है, मैं किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, जो भी निर्णय है वो अकेला ही लेगा। अब आता है कमियां। तो कमियां क्या हैं सोल ट्रेड की? तो कमियां भी जिस प्रकार फ़ायदे हैं उस प्रकार कुछ कमियां भी होती हैं हर व्यवसाय की। तो इसकी भी कमियां हैं। पहला है लिमिटेड कैपिटल, सीमित पूंजी। तो जिस प्रकार एकल स्वामित्व हमने पढ़ा है, एक ही व्यक्ति है, जो सारे कार्य एक ही के द्वारा किए जाते हैं, तो जो पूंजी है वो भी इसी के द्वारा, अकेले के द्वारा लगाई जाएगी व्यवसाय में। तो जो पूंजी है, तो जो छोटा व्यवसाय अकेले के द्वारा ही लगाई जाती है। तो अकेले हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो व्यवसाय में लगा सके। तो पूंजी सीमित होती है हर व्यक्ति के पास। तो इसलिए तो पूंजी की कई बार समस्या आ जाती है। अगर व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है तो अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता और इतने कार्य को वो अकेला संभाल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो पूंजी है वो सीमित होती है एक व्यक्ति के पास। तो यह एक इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी असीमित दायित्व। जो इसका मालिक होता है, एकल स्वामित्व है, इसका जो दायित्व है वो असीमित होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था, यानी कि अगर व्यवसाय में हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की जो भरपाई है इस जो एकल स्वामित्व है इसकी निजी संपत्ति को बेचकर भी पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए जो एकल स्वामित्व है इसका जो दायित्व है वो असीमित होता है, यानी कि भुगतान दायित्वों करना ही पड़ेगा, चाहे अपनी निजी संपत्ति ही क्यों ना बेचनी पड़े। उसके बाद है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का अभाव। तो क्यों अकेला व्यक्ति है, सभी कार्य करने हैं, तो व्यक्ति कभी बीमार भी पड़ सकता है, कभी कोई उसकी समस्याएं भी आ जाती हैं, कहीं आना जाना भी होता है, दिवालिया भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो व्यवसाय है उसमें अस्थिरता बनी रहती है। तो जैसे ही व्यक्ति को दिक्कत आती है, कोई कार्य होते हैं, दूसरे व्यवसाय अपना बंद करके जाना पड़ता है। तो जिस कारण से इसमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद है लिमिटेड साइज़। तो जो एकल स्वामित्व है इसके द्वारा जो व्यवसाय किए जाते हैं वो ज़्यादातर छोटे साइज़ के होते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति इतने बड़े व्यवसाय को नहीं संभाल पाता अकेला, क्योंकि निर्णय लेने हैं, पूंजी का इंतजाम करना है, उनका नियंत्रण करना, उसका प्रबंधन करना है। तो ज़्यादातर जो व्यवसाय होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। तो जो व्यक्ति प्रबंधन देखता है तो उसके द्वारा कोई प्रबंधन की ट्रेनिंग नहीं ली जाती। जैसा कि कंपनी में जो प्रबंधक रखे जाते हैं, तो मार्केटिंग जो प्रबंधक है तो वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है, फाइनेंस का है वो फाइनेंस में एक्सपर्ट होता है, उसी प्रकार से। लेकिन जो एकल स्वामित्व है इसने कोई MBA नहीं की, कोई डिग्री नहीं ली प्रबंधन की, तो इसके अंदर जो प्रबंधन तो करता है लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसके अंदर अनुभव का और उसकी जो एक्सपर्टाइज होती है वो कमी पाई जाती है। उसके बाद आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, यानी कि अगर आपका व्यवसाय बड़े लेवल पर है तो यह जो एकल स्वामित्व है वो नहीं हो पाता, क्योंकि पूंजी अकेला नहीं लगा सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले उसको संभाल नहीं पाएगा अकेला व्यक्ति। तो छोटे बिजनेस के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए यह उपयुक्त नहीं है। उसके बाद है हार्डर टू टेक ब्रेक, यानी कि अगर व्यक्ति को कोई आराम चाहिए, तबीयत खराब है, तो वो अकेला व्यक्ति होता है उस व्यवसाय को चलाने वाला, तो उसको आराम के लिए समय नहीं मिल पाता, तो वह अपने व्यवसाय को छोड़कर या बंद करके नहीं जा पाता, जिस कारण से उसे कार्य से थोड़ा ब्रेक लेने में दिक्कतें आती हैं या आराम करने के लिए समय कम मिलता है। क्योंकि जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसका अपने परिवार को भी चलाना है, सब परिस्थितियों को देखना है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए तो वह व्यवसाय से कम ही छुट्टी लेता है या ब्रेक लेता है, जिस कारण से वह इसकी एक लिमिटेशन है कि ब्रेक में समस्या, यानी कि उसको समय नहीं मिल पाता अपने लिए। और आज का हमारा टॉपिक छोटा सा था, सिंपल सा था, बहुत ही इजी था, क्योंकि जो एकल स्वामित्व है वो ज़्यादातर देखा जाता है अपने आसपास भी, हम उसको अनुभव भी करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।